बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल प्रोफेसर ग़ुलाम मुस्तफ़ा। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंडेफिनिट इंटेग्रल्स। इंडेफिनिट इंटेग्रल्स में हम डेफिनेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटेग्रल को डिस्कस करेंगे, फिर डेफिनेट इंडेफिनिट इंटेग्रल की ही कुछ एग्जांपल्स और फिर एक्सरसाइज के जो हैं वो क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे जो इंडेफिनिट इंटेग्रल की डेफिनेशन के रिलेटेड हैं। तो आज का लेक्चर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और बेसिक लेक्चर है। देखिए, इंडेफिनिट इंटेग्रल जो है इसका आइडिया जो है वो कैसे आता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में एंटी डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ा था कि एंटी डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। हमने ये देखा था कि अगर आपके पास जो है d/dx और एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव लें तो हमारे पास आंसर जो है वो 2x आता है। तो हमने कहा था कि एक्स स्क्वायर इज़ एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x, यानी एक्स स्क्वायर जो है वो 2x का एंटी डेरिवेटिव है। इसी तरह हमने ये भी पढ़ा था कि अगर एक्स स्क्वायर की जगह पे हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x। तो लिहाजा एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज़ आल्सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x। अब देखें, एक्स स्क्वायर जो है वो भी 2x का एंटी डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये भी 2x का एंटी डेरिवेटिव है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखें, अगर मैं लूँ d/dx एक्स स्क्वायर माइनस 10 तो भी मेरे पास आंसर जो है वो 2x आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10 is also antiderivative of 2x। तो यहाँ पे देखा हमने कि एक फंक्शन जो है उसके एंटी डेरिवेटिव्स जो हैं वो मोर देन 1 हो सकते हैं। तो इसकी अब देखें डेफिनेशन करते हैं अब इनडेफिनिट इंटेग्रल की। यहाँ से हमारे पास जो है वो इनडेफिनिट इंटेग्रल जो है उसका आइडिया आता है। तो इनडेफिनिट इंटेग्रल की डेफिनेशन देखिए, इसकी डेफिनेशन जो है वो अब हम लिखते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल एंटी डेरिवेटिव्स। हमने देखा कि किसी फंक्शन के एक से ज़्यादा एंटी डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, तो जितने भी एंटी डेरिवेटिव्स हैं उनकी कलेक्शन अब हम ले रहे हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन f of x is called indefinite integral of f of x with respect to x, क्योंकि हम इसमें जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, एंड it is denoted as integral of fx dx. The symbol of integral is an integral sign the function f
is called integrand the function f is called integrand of the integral. Also, x is the variable of integration. अब देखें ये हमने डेफिनेशन बताई है कि एक फंक्शन जो है उसके मोर देन वन जो है वो एंटी डेरिवेटिव हो सकते हैं। तो ये इंटेग्रल साइन जो है बेसिकली सम को डिनोट करता है कि जितने भी एंटी डेरिवेटिव्स हैं उन सब को आप इकट्ठा कर लें तो फिर हम उसको इस नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखें इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स इस डेफिनेशन को यूँ भी कहा जा सकता है कि इफ़ डी ओवर डी एक्स एफ एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू एफ एक्स, देन यहाँ पे देखें एंटी डेरिवेटिव क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस सी, और इसको हम इंटेग्रल नोटेशन में लिख लेते हैं कि इंटेग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे हमारे पास सी जो है इसे हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी इज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये जो हमारे पास एफ एक्स है दिस इज़ एंटी डेरिवेटिव, दिस इज़ एंटी डेरिवेटिव। और ये हम बता ही चुके हैं कि ये इंटीग्रैंड है, ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है और x जो है वो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है। हम ऊपर डेफिनेशन में इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो ये थी हमारी डेफिनेशन। अब इसके रिलेटेड जो है वो कुछ एग्जांपल्स जो करते हैं, फिर कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज जो कि इंडेफिनेट इंटीग्रल की हैं, बेसिक फार्मूलाज या स्टैंडर्ड फार्मूलाज उनको कहते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे और उनको अप्लाई कैसे करना है ये सारा जो है वो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए हमने जो सिंबल्स यूज़ की हैं आप जो है वो इसको एक समरी में याद रखेंगे कि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स को हमने लिखा है एफ एक्स प्लस सी। अब इसमें ये हमने जो साइन डाला है दिस साइन, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमने ऊपर अभी डिफ़ाइन किया था कि इंटीग्रल साइन है ये हमारे पास इंटीग्रल साइन है। और ये जो फंक्शन है ये फंक्शन हमारे पास क्या कहलाता है, इंटीग्रैंड। और x जो है वो है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। और f ऑफ x जो है इसको हमने अभी पढ़ा कि ये क्या है हमारे पास, एंटी डेरिवेटिव। दिस इज़ एंटी डेरिवेटिव। और जो c है ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या कांस्टेंट ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल हम इसे कह सकते हैं। तो दिस इज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब कुछ जो है वो स्टैंडर्ड फार्मूलाज को डिस्कस करते हैं, उसके बाद एग्जांपल्स करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ते हैं पावर रूल स्टैंडर्ड फार्मूलाज में कि इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज टू पावर n डी एक्स ये इक्वल होगा एक्स रेज टू पावर n प्लस वन ओवर n
+1 प्लस सम कांस्टेंट c। और इसमें हम रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि x इज़ नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि x जो है वो अगर -1 हो तो ये हमारे पास अनडिफाइंड हो जाता है। तो x इज़ नॉट इक्वल टू -1। इसकी एग्ज़ाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम्पल x रेज़ टू पावर फॉर एग्ज़ाम्पल 5 है dx। ये क्या बनेगा, x रेज़ टू पावर 5 + 1 ओवर 5 + 1 प्लस c मीन्स कि x रेज़ टू पावर 6 ओवर 6 प्लस c आ जाएगा। c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब देखें पावर रूल में जनरल फार्मूला हम पढ़ते हैं, यानी जनरल पावर रूल वो होता है हमारे पास इंटेग्रल f ऑफ x रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई f डैश x dx, ये इक्वल होगा f ऑफ x रेज़ टू पावर n + 1 ओवर n + 1 प्लस c। यहाँ पे देखें ये हमारे पास जो है वो फंक्शन है और इसके साथ जो है वो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो जनरल रूल क्या होगा कि अगर फंक्शन की पावर है और साथ फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो हम पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। इसकी एक एग्जांपल करते हैं तो आइडिया बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल, अब देखें एग्जांपल हमारे पास इवेल्यूएट हम करना चाहते हैं 2 × 2x + 5 रेज़ टू पावर 10 dx। अब इसको अगर इंटीग्रेट करना चाहें तो देखें यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या बनता है। हेयर यहाँ पे x की पावर तो नहीं है, अगर x की पावर होती तो हम वो सिंपली पावर रूल यूज़ करते। अब ये एक फंक्शन है 2x + 5। यहाँ पे f ऑफ x क्या होगा 2x + 5 और फिर f डैश ऑफ x क्या होगा, वो देखें इसका डेरिवेटिव 2 आ जाता है। तो अगर इसी फार्मूले को थोड़ा रीराइट करके लिखें, इसी क्वेश्चन को, तो ये बनेगा 2x + 5 रेज़ टू पावर 10 मल्टीप्लाई 2, ये जो 2 लिखा हुआ था हमने यहाँ पे लिख लिया dx। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये देखें हमारे पास फंक्शन है 2x + 5 और साथ 2 जो है वो इस फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। तो ये जनरल फार्मूला हम यूज़ करते हैं, इसका आंसर लिखेंगे, क्या बनेगा 2x + 5 रेज़ टू पावर 10 + 1 डिवाइडेड बाय 10 + 1 और प्लस क्या आ जाएगा c। अब 10 + 1 जो है वो हमारे पास 11 होता है। हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि 11 और डिवाइडेड बाय 11 प्लस सम कांस्टेंट c। सेकंड फार्मूला हम पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल रूल। ये क्या होगा, देखें e⁻x dx ये इक्वल होता है e⁻x प्लस c। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास इसको जनरल डिस्कस करते हैं, इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, जनरल फार्मूला ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंटीग्रल ऑफ e⁻ fx dx और इसमें जो है वो आएगा कि इंटीग्रल e⁻ fx मल्टीप्लाई f डैश x dx, तो ये आ जाएगा e⁻fx प्लस सम कांस्टेंट c। यानी e की पावर में अगर x के अलावा कोई और फंक्शन है तो साथ उसका डेरिवेटिव भी पड़ा होना चाहिए, तब हम ये रूल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसकी कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इंटीग्रल ऑफ 2x e⁻x² dx, ये क्या होगा, देखें यहाँ पे हमारे पास f ऑफ x जो है, हेयर f ऑफ x इज़ इक्वल टू क्या है x² और f डैश x क्या आता है 2x। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम ये लिख सकते हैं इसको कि ये e⁻x²
और इसके साथ 2x dx आ रहा है, तो ये जो है वो फंक्शन एक्स स्क्वायर और ये उसका डेरिवेटिव, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये बनेगा ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी। नंबर 3 फार्मूला डिस्कस करते हैं कि इंटेग्रल ऑफ ए रेज़ टू पावर एक्स आ रहा है, अगर ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है डी एक्स, ये क्या होगा ए रेज़ टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए प्लस सम कांस्टेंट सी। लेकिन इन जनरल नंबर 4 अगर हमारे पास आ जाते हैं इंटेग्रल ए रेज़ टू पावर, यहाँ पे आता है एफ एक्स, तो साथ एफ डैश एक्स डी एक्स, फिर हम इसे लिखेंगे ए रेज़ टू पावर एफ एक्स ओवर लॉग ऑफ ए प्लस सम कांस्टेंट सी। एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास फंक्शन है ए रेज़ टू पावर 2x मल्टीप्लाई टू डी एक्स, तो इस केस में देखें हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो 2x है, हेयर एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x और एफ डैश एक्स क्या निकलता है 2, यानी ए की जो पावर है उसका डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए रेज़ टू पावर 2x डिवाइडेड बाय लॉग ए प्लस सम कांस्टेंट सी। नंबर 5 देखें फार्मूला, इंटेग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स डी एक्स ये इक्वल होगा लॉग ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। और जनरली हम इसको ये कहेंगे कि अगर हमारे पास इस तरह है एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स, यानी डिनोमिनेटर में फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो लिखेंगे लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। तो ये फार्मूला जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, हम इसको जो है वो बार बार यूज़ भी करते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल देखते हैं एक, देखिए इंटेग्रल ऑफ 1 ओवर 2x प्लस 5 dx क्या बनेगा। देखिए हेयर एफ एक्स क्या है 2x प्लस 5, एफ डैश एक्स क्या होगा 2। तो अगर यहाँ पे न्यूमिनेटर में 2 पड़ा हुआ है देन हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें 2 तो नहीं है लेकिन 2 कांस्टेंट है, तो हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। इस इंटेग्रल को हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, देखें कांस्टेंट से बाहर डिवाइड कर दिया और अंदर जो है वो मल्टीप्लाई करवा दिया dx। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये आ जाएगा 1/2 लॉग ऑफ 2x प्लस 5 प्लस सम कांस्टेंट c। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज, नंबर 1 इंटेग्रल ऑफ साइन kx dx, के यहाँ पे कांस्टेंट है, इसकी इंटीग्रेशन होगी 1 ओवर k cos kx प्लस सम कांस्टेंट c। इसकी एग्जांपल करते हैं एक, इंटेग्रल ऑफ साइन 5x dx, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या बनेगा 1 ओवर 5 cos 5x प्लस c। तो ये फार्मूलाज जो हैं वो हमने मेमोराइज़ कर लेने हैं, फिर हम एक्सरसाइज जो है वो इजीली सॉल्व कर सकेंगे। अगर फार्मूलाज हमें आते हैं तो ये इंटीग्रेशन जो है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सेकंड फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ cos kx dx, ये होगी 1 ओवर k साइन kx प्लस c। इसकी भी एग्जांपल देखते हैं, इंटेग्रल ऑफ, देखें एग्जांपल, इंटेग्रल ऑफ cos 2x dx क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला 1/2 साइन 2x
प्लस सम कांस्टेंट c। इसके बाद फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ tan kx dx, ये इक्वल होगा 1/k log ऑफ सीकन kx प्लस c। देखिए एग्जांपल, इंटीग्रल ऑफ tan 6 थीटा डी थीटा। देखिए यहाँ पे वेरिएबल जो है वो थीटा भी यूज़ हो सकता है, वाई भी, टी भी, कोई भी वेरिएबल यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पे हमने थीटा वेरिएबल लिया है एग्जांपल में, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि वेरिएबल भी चेंज हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला 1/6 आ जाएगा लॉग ऑफ सीकन 6 थीटा प्लस c। नंबर 4, इंटीग्रल ऑफ कॉट kx dx, ये इक्वल होगा 1/k log ऑफ साइन kx प्लस कांस्टेंट c। इसकी भी एग्जांपल देखिए, इसकी एग्जांपल इंटीग्रल ऑफ कॉट 5 थीटा डी थीटा, क्या लिखेंगे 1/5, क्योंकि k की जगह पे 5 आ रहा है, लॉग ऑफ साइन 5 थीटा प्लस सम कांस्टेंट c। नेक्स्ट फार्मूला है इंटीग्रल सीकन kx dx, ये क्या बनेगा 1/k log ऑफ सीकन kx प्लस tan kx प्लस कांस्टेंट c। इसकी एग्जांपल देखें, इंटीग्रल ऑफ सीकन 3 थीटा डी थीटा, वेरिएबल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए वेरिएबल जो है वो हमने चेंज कर लिया है। क्या बनेगा 1/3 लॉग ऑफ सीकन 3 थीटा प्लस tan 3 थीटा और प्लस c आ जाएगा। नंबर 6 पे फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ कोसेकन kx dx, ये क्या होगा 1/k log ऑफ कोसेकन kx माइनस कोट kx प्लस c। तो इसकी भी एग्जांपल देखिए, एग्जांपल इसकी देखते हैं, एग्जांपल से आइडियाज़ जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। इंटीग्रल ऑफ कोसेकन a थीटा डी थीटा, क्या बनेगा, अब k की जगह पे a आ रहा है, a भी कांस्टेंट है, तो 1/a लॉग ऑफ कोसेकन a थीटा माइनस कोट a थीटा प्लस कांस्टेंट c। और एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमारे पास आ जाता है कोसेकन 4 थीटा डी थीटा, तो क्या लिखेंगे 1/4 लॉग ऑफ कोसेकन 4 थीटा माइनस कोट 4 थीटा प्लस c। नंबर 7 फार्मूला लॉग सीकन स्क्वायर kx dx, ये क्या बनेगा हमारे पास 1/k tan kx प्लस c। इसकी एग्जांपल से कॉन्सेप्ट जो हैं वो ज़्यादा क्लियर होते हैं। तो कोई भी फार्मूला आप पढ़ें, डेफिनेशन पढ़ें, उसके साथ एग्जांपल जो है वो ज़रूर देखा करें। देखें, इंटीग्रल ऑफ सीकन स्क्वायर 5x dx, तो ये बनेगा 1/5
tan 5x प्लस c। नेक्स्ट फार्मूला है नंबर 8, इंटेग्रल ऑफ कोसिकन स्क्वायर के एक्स डी एक्स, ये क्या होगा -1/k cot ऑफ के एक्स प्लस सी। तो इसकी एग्ज़ाम्पल हमारे पास देखते हैं कि इंटेग्रल ऑफ कोसिकन स्क्वायर 6 थीटा इक्वल आएगा -1/6 कॉट 6 थीटा और प्लस सी, यहाँ पे जो है वो डी थीटा भी आएगा। तो ये है कि इसकी एग्जांपल कोसिकन स्क्वायर के एक्स है, के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, यहाँ पे मैंने 6 लिया है, 2, 3, 4, 5 इस तरह कोई भी कांस्टेंट जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं। हमें ये जो स्टैंडर्ड फार्मूलाज़ हैं ये याद रखने होंगे, ये मेमोराइज हमने कर लेने हैं, फिर हमारे पास कोई भी एग्जांपल आ जाए हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला, इंटेग्रल ऑफ सीकन के एक्स tan के एक्स डी एक्स, ये इक्वल होगा 1/k सीकन के एक्स प्लस सम कांस्टेंट c। इसकी एग्जांपल देखते हैं। इवैल्यूएट, आपसे यूँ पूछा जा सकता है कि इवैल्यूएट इंटेग्रल ऑफ सीकन 3 थीटा tan 3 थीटा डी थीटा। देखें, याद रखें, बहुत इम्पोर्टेंट जो है कि ये फार्मूला उसी वक्त जो है एप्लीकेबल है जब यहाँ पे सीकन और कोसिकन सीकन और tan दोनों की डोमेन सेम आ रही है। यहाँ भी के एक्स है, यहाँ भी के एक्स है। जैसे यहाँ पे 3 थीटा है, यहाँ भी 3 थीटा है। अगर एक जगह पे 3 है, एक जगह पे कोई और नंबर है, तो फिर हम ये फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। तो ये आ जाएगा 1/3 सीकन 3 थीटा प्लस सम कांस्टेंट c। नंबर 10 फार्मूला है हमारे पास, इंटेग्रल ऑफ कोसिकन के एक्स और कॉट के एक्स डी एक्स, ये क्या होगा -1/k और कोसिकन के एक्स प्लस सी। तो इसकी एग्ज़ाम्पल देखिए, एग्ज़ाम्पल क्या बनेगी हमारे पास, इवैल्यूएट इंटेग्रल कोसिकन 5 थीटा कॉट 5 थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे देखें, इस फार्मूले को भी तभी अप्लाई किया जा सकता है जब कॉट और कोसिकन दोनों की डोमेन सेम हो, सेम कांस्टेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो -1/5 कोसिकन 5 थीटा प्लस सम कांस्टेंट c। नंबर 11, देखिए, अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं f(x) प्लस g(x) dx, दो फंक्शंस जमा हो रहे हैं या फिर दो फंक्शंस का डिफरेंस है, तो उनकी इंटीग्रेशन जो है वो सेपरेट की जा सकती है। f की इंटीग्रेशन प्लस, अगर प्लस है तो प्लस, अगर माइनस है तो माइनस इंटेग्रल ऑफ gx dx। तो इसी तरह एक और फार्मूला हमारे पास, इंटेग्रल ऑफ k f(x) dx, यानी फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है कोई, आप उस कांस्टेंट को बाहर निकाल लें, सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा k बाहर और डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो ये थे कुछ बेसिक रूल्स, कुछ बेसिक फार्मूलाज
ये फार्मूलाज हमने मेमोराइज़ कर लेने हैं, इनकी एग्जांपल्स भी हमने साथ साथ की हैं। अब इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सरसाइज 4.7। तो 4.7 एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, हम वो क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करते हैं सारे इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करते हुए। देखिए एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चंस हैं 17 to 54। वो कहता है फाइंड द मोस्ट जनरल एंटी डेरिवेटिव और इनडेफिनेट इंटेग्रल। हम इसमें जो है वो इनडेफिनेट इंटेग्रल जो है वो कैलकुलेट करेंगे। और क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि चेक योर आंसर बाय डिफरेंशिएशन, के जो भी आंसर आएगा चेक योर आंसर, यहाँ पे आंसर भी आना था, हाँ जी, चेक योर आंसर बाय डिफरेंशिएशन। जो आंसर आएगा हम उसका डेरिवेटिव लेंगे तो देखेंगे कि जो हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन था वही बन जाएगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इंटेग्रल ऑफ x+1 dx। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, हमने रूल पढ़ा था कि ये जो इंटेग्रल है, अगर दो फंक्शंस आपस में जमा हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं तो उनकी इंटीग्रेशन जो है वो अलग-अलग की जा सकती है। तो x की इंटीग्रेशन अलग, +1 की इंटीग्रेशन जो है वो अलग। अब x की इसके ऊपर जो है वो पावर रूल लगेगा। x की पावर क्या है 1, तो 1 + 1 ओवर 1 + 1 ये कांस्टेंट है। तो ये याद रखें कि इंटेग्रल ऑफ सम कांस्टेंट जो है वो आता है कांस्टेंट मल्टीप्लाई x। और अगर जस्ट 1 है तो 1 की इंटीग्रेशन जो है वो x आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ रहा है, 1 की इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे x, और प्लस फिर आ जाएगा कांस्टेंट जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे x²/2 + x + c ये हमारे पास आंसर आ गया है। अब देखें इसकी वेरिफिकेशन करनी है आंसर की बाय डिफरेंशिएशन। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास दोबारा x+1 बनेगा। तो चेकिंग कर लेते हैं इसकी। क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, पहला पार्ट है कि एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, दूसरा है चेकिंग बाय डिफरेंशिएशन। तो अब डिफरेंशिएशन लेते हैं, d/dx आंसर क्या बना था x²/2 + x + c। इसका डेरिवेटिव लें तो ये 2x/2 + 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो ये 2 से कैंसिल, क्या बनेगा x और प्लस क्या है 1। और यही हमने वेरीफाई करना था कि जो आंसर आया है उसका अगर डेरिवेटिव लें तो हमारे पास दोबारा x + 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है 5 - 6x dx। तो इसका सॉल्यूशन देखें, इंटेग्रल 5 - 6x dx। अकॉर्डिंग टू रूल हमने पढ़ा था दो फंक्शंस अगर प्लस माइनस हो रहे हैं तो इनकी इंटीग्रेशन जो है वो अलग-अलग कर लेंगे। तो 5 की इंटीग्रेशन सेपरेट और फिर माइनस, यहाँ पे देखें ये कांस्टेंट है मल्टीप्लाई 6 है तो कांस्टेंट को बाहर निकालें, इंटीग्रेशन ऑफ x dx आ जाएगी। अभी हमने रूल पढ़ा कि जो कांस्टेंट है उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है कांस्टेंट और साथ जो है वो मल्टीप्लाई x -6, इस पे पावर रूल लगेगा तो ये बनेगा x²/2 और प्लस सम कांस्टेंट c। थोड़ा इसको और जो है वो सिंप्लीफाई कर लें तो 5x माइनस ये क्या बनता है 3, क्योंकि ये कैंसिल हो जाते हैं, 3x² और प्लस जो है वो सम कांस्टेंट c आ जाएगा। अब इसकी चेकिंग करते हैं। चेकिंग चेक करना है हमने आंसर को बाय डिफरेंशिएशन। तो देखें d/dx ऑफ द आंसर जो कि 5x - 3x² + c है, तो ये बनेगा 5x का डेरिवेटिव जो है वो 1 -3 मल्टीप्लाई, यहाँ से डॉट जो है इससे मुराद है मल्टीप्लिकेशन, इंटू 2x और प्लस जो है वो 0 आएगा। तो ये बनेगा 5 - 6x। यही हमने चेकिंग करनी थी। देखें क्वेश्चन नंबर 19, इसका सॉल्यूशन इंटेग्रल 3t² +
t/2 dt इज़ इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू रूल दो फंक्शन हैं, उनका अगर इंटीग्रेशन लेना है तो अलग-अलग कर सकते हैं। ये 3t² dt और प्लस t/2 dt। फिर रूल हमने ये पढ़ा है कि कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, बाहर निकाल दें, ये आ जाएगा t² dt। यहाँ पे भी कांस्टेंट 1/2 बाहर, यहाँ पे t dt। वेरिएबल जो है इसमें t यूज़ हो रहे हैं, तो 3 t की इंटीग्रेशन पावर रूल लगेगा, 3/3 पावर में एक ऐड कर दिया, वही डिवाइड कर दिया, 1/2 और t की इंटीग्रेशन जो है वो क्या होगी, t²/2 प्लस कांस्टेंट c। तो ये 3 से कैंसिल, t³ प्लस 1/4 और मल्टीप्लाई t² प्लस कांस्टेंट c। तो चेक करते हैं इसको, चेक बाय आंसर, सॉरी बाय टेकिंग डिफरेंशिएशन। ये भी क्वेश्चन का पार्ट है, सेकंड पार्ट, क्या आप साथ साथ जो है वो डिफरेंशिएशन सॉरी आंसर जो है उसको डिफरेंशिएट करके चेक करेंगे। तो यहाँ पे dt आएगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल जो है वो t यूज़ हो रहे हैं, 1/4 t² प्लस c। तो देखें t³ जो है इसका डेरिवेटिव 3 और t² प्लस 1/4 t² का डेरिवेटिव क्या होता है 2t और प्लस क्या आ जाएगा कांस्टेंट c। तो इसमें ये 3t² प्लस 2 से कैंसिल, 1/2 बचेगा और t प्लस 0, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 3t² प्लस t/2 और प्लस 0 जो है वो लिखें या ना लिखें, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो उसकी वेरिफिकेशन है। इसके बाद प्रॉब्लम जो है वो 20 जो है वो बिल्कुल इसी तरह है, जस्ट उसमें जो है वो वैल्यूज़ चेंज हैं, t²/2 और प्लस 4t³ है, विद रिस्पेक्ट टू dt हमने करना है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो आप ख़ुद ट्राई करेंगे। अगर आपसे जो है वो कोई प्रॉब्लम हो, इसमें कोई मसला हो, तो वो आप जो है वो क्वेश्चन मेल कर सकते हैं हमें, या कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं, उसका सलूशन भी मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 21 करते हैं। देखें क्वेश्चन 21 क्या है, इंटेग्रल 2x³ माइनस 5x और प्लस 7 dx, इसका सॉल्यूशन। देखिए हमने ये रूल पढ़ा है कि इंटीग्रेशन जो है वो सेपरेट की जा सकती है। अगर दो फंक्शन हैं या दो से ज़्यादा फंक्शन हैं तो इंटीग्रेशन सेपरेट, कांस्टेंट बाहर। तो मैं एक ही स्टेप में दोनों काम कर लेता हूँ। कांस्टेंट बाहर x³ dx माइनस 5 जो है वो कांस्टेंट बाहर x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 7 dx। तो देखें ये हमारे पास क्या आंसर देगा, 2x³ की इंटीग्रेशन क्या है x4/4 और फिर हमारे पास माइनस 5x² और फिर प्लस 7 x आएगा और प्लस कांस्टेंट c। तो थोड़ा सिंपलीफाई कर लें तो ये बन जाता है x4/2 माइनस 5/2x² प्लस 7x प्लस c। अब आंसर जो है उसे हमने चेक करना है बाय डिफरेंशिएशन। तो चेकिंग, टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ द आंसर, d/dx x⁴/2 माइनस 5/2x² प्लस 7x प्लस c। तो देखें अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेरिवेटिव, x⁴ का डेरिवेटिव क्या आएगा 4x³/2 फिर माइनस 5/2 और x² का डेरिवेटिव क्या है 2x प्लस 7x का डेरिवेटिव 7 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो इसे सिंप्लीफाई करें तो देखें क्या आंसर बनता है 2x³, ये 2 जो है वो कैंसिल, 2 बचेगा, फिर माइनस हमारे पास 10, 5 2 ज़े 10
एक्स और प्लस जो है वो 7। तो यही हमारा जो है वो ओरिजिनल फंक्शन था। तो हमने डेरिवेटिव लिया आंसर का, तो वो ओरिजिनल फंक्शन आ गया।